नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलना पढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो अंतर है उसका हम अध्ययन करेंगे, ताकि सारी जो चीजें हैं, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, वो क्लियर हो जाए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद की रचना होती है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से घोषित है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के बीच कुछ अंतर है, उसकी आज हम अध्ययन करेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन दिया गया है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत दिया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन यहाँ पर कहने का तात्पर्य, राज्यसभा जनता का सदन है, आम जनता का सदन होने के कारण इसे जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों का सदन है, इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये संस्था है, इसलिए इसे राज्यों का सदन या राज्यसभा या उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। लेकिन शक्तियों की दृष्टि से लोकसभा के पास बहुत शक्तियां हैं, वो अपन अध्ययन कर रहे हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान समय 545 सदस्य संख्या है। 530 राज्यों से निर्वाचित सदस्य, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के और 2 सदस्य मनोनीत। ऐसे लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं और लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, दोनों में राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने अनुपम कार्य किया है, सेवा की है, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। यानी कि इन क्षेत्रों में साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा के अंतर्गत जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति को यदि ये लगता है कि जो एंग्लो इंडियन है उनको समुचित प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंतर्गत नहीं मिला है, तो ऐसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में मनोनीत करने वाले सदस्य अलग है और लोकसभा में मनोनीत होने वाले सदस्य अलग हैं। तो ये भी दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हालांकि राष्ट्रपति जो अपना कार्य करता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष आधार पर होता है। अप्रत्यक्ष आधार पर चुनाव होने का तात्पर्य, निर्वाचक मंडल के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का तात्पर्य हम सब पढ़ चुके हैं
एकल संक्रमणीय यानी कि जिस राज्य के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होना है, उस राज्य के अंतर्गत एक निर्धारित कोटा निर्धारित किया जाता है और फिर उस अनुपात के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे राजस्थान में यदि 3 सदस्यों का चुनाव होना है, वैसे राजस्थान के अंतर्गत राज्यसभा के लिए 10 सदस्य भेजे जाते हैं। लेकिन यदि प्रति 2 वर्ष के बाद यदि देखा जाए तो 3 सदस्य यदि चुने जाते हैं तो 200 सदस्य में प्लस 1 जोड़कर ऐसे 50 सदस्य चुनाव कोटा निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पर फिर जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उसके वोटों का संक्रमण कर दिया जाता है, दूसरों में दे दिया जाता है यदि उन्हें निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो इस आधार पर एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर चुनाव होता है, यानी कि इसके लिए कोई निर्धारित कोटा, न्यूनतम कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। एक उम्मीदवार को यदि 500 वोट मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को 501 वोट मिला है तो वो निर्वाचित हो जाता है, वो जीत जाता है, विजयी उम्मीदवार घोषित किया जाता है। तो साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा के एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है, राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, जबकि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य उम्मीदवार बनने के लिए, राज्यसभा के पद पर खड़ा होने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा की 30 वर्ष है और लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो एक स्थायी कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल स्थायी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी जगह दूसरे जो सदस्य हैं वो आ जाते हैं, यानी कि राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है। और जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा का चुनाव होता है, नई लोकसभा अस्तित्व में आती है और लोकसभा को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा को विघटित भी करवा सकता है। और भारत के अंतर्गत करीब 9 से अधिक बार लोकसभा का विघटन किया गया है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। एक अंतर इसमें यह भी है, राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा को स्थायी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उसको विघटित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी राज्यसभा का विघटन राष्ट्रपति को कहकर राज्यसभा को विघटित नहीं करवा सकता है, लोकसभा को विघटित करवा सकता है प्रधानमंत्री। जो इसके पदाधिकारी हैं, राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। जो भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 89 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे राज्यसभा में वर्तमान समय यदि देखें तो सभापति वेंकैया नायडू है और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और इसके अंतर्गत सभापति और उपसभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति है वो पदेन सभापति राज्यसभा का होता है। शक्तियों के अंतर्गत यदि देखें तो राज्यसभा और लोकसभा के बीच शक्तियों में भी फर्क है। लोकसभा चूंकि जनता का सदन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकसभा को कुछ शक्तियां ज्यादा प्रदान की गई हैं और राज्यसभा राज्यों का सदन है, इसलिए राज्यों का सदन होने के कारण उसको कुछ शक्तियां एक्स्ट्रा प्रदान की गई है राज्यों के सदन होने के कारण। अगर अपन शक्तियों में इनकी तुलना करें तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की जो शक्तियां हैं वो सैद्धांतिक रूप में बराबर है। यानी कि कोई भी विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से साधारण विधेयक कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने पर ही वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही वो विधेयक का रूप ले पाता है। तो कोई भी विधेयक साधारण विधेयक दोनों में से कहीं भी प्रस्तावित और पारित किया जा सकता है। तो सैद्धांतिक रूप में दोनों के व्यवस्था है, एक जैसी स्थिति है, लेकिन अंतर क्या है दोनों के बीच? यदि साधारण विधेयक में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के परामर्श के आधार पर बुलाया जाता है और बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। सदस्य संख्या लोकसभा की ज्यादा है, इसलिए लोकसभा जैसा चाहती है वैसा पारित हो जाता है। तो साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा किसी विधेयक के संबंध में 6 माह की देरी कर सकती है। राज्यसभा 6 माह की देरी कर सकती है। 6 माह के बाद लोकसभा जैसा चाहे वैसा विधेयक पारित हो जाता है। वित्त विधेयक के संबंध में भी दोनों की जो शक्तियां हैं वो बराबर नहीं है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की देरी कर सकती है। यहाँ इसकी स्थिति ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है उससे भी निम्न है, क्योंकि लॉर्ड सभा 1 महीने की देरी कर सकती है। तो 14 दिन की वो देरी कर सकती है। लोकसभा 14 दिन के बाद जैसा चाहे वैसा उस रूप में वित्त विधेयक पारित हो जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के संबंध में यदि दोनों की हम तुलना देखें तो राज्यसभा कार्यपालिका को उसके पद से नहीं हटा सकती है, लोकसभा हटा सकती है। राज्यसभा कार्यपालिका से यानी कि मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न भी पूछ सकती है, लोकसभा भी पूछ सकती है। लोकसभा पूरक प्रश्न अविश्वास प्रस्ताव ये विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा जो कार्यपालिका है, एक अंतर ये भी है कि जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जनता का सदन लोकसभा माना जाता है और जनता का सदन लोकसभा है तो जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि किसी मंत्रिमंडल का कोई विधेयक यदि लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, लेकिन यदि कोई विधेयक मंत्रिमंडल का विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो उसे त्याग पत्र नहीं देना पड़ता। यहाँ इसका मतलब अपन इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल का कोई विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हुआ, क्यों नहीं पारित हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि उसका विश्वास लोकसभा में नहीं है।
इसलिए उसे अपने मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में ये स्थिति नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा को दो महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, दो शक्तियां प्राप्त है जो कि लोकसभा को नहीं है। जैसे राज्यसभा 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। लोकसभा के पास ये शक्ति नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, रचना, गठन से संबंधित शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में अंतर था जिसका आज हमने अध्ययन किया। कल हम लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।